डियर चेन्नई सिटी, वी आर सॉरी। वी आर सॉरी बिकॉज आप ये थे और हम इंसानों ने आपको ऐसा बना दिया। वी आर सॉरी बिकॉज आपकी नेचुरल ब्यूटी और नेसेसिटी को समझे बिना सिर्फ अपने शॉर्ट टर्म ग्रीड के लिए हम इंसानों ने आपको कॉन्क्रीट जंगल बना दिया। वी आर सॉरी क्योंकि हर साल के फ्लड्स को हम नेचुरल डिज़ास्टर बोल के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, पर सच्चाई तो ये है कि वो जितने नेचुरल हैं उतने ही ह्यूमन मेड भी। 2015 से 2023 हर साल चेन्नई सिटी ने कोई ना कोई डिज़ास्टर फेस किया है। इन 9 में से 8 साल चेन्नई सिटी फ्लडेड रही है। 2019 में इस सिटी ने एक्यूट ड्रॉट फेस किया। हर साल इतने फ्लड्स आने के बाद भी पानी की कमी इज स्टिल द बिग प्रॉब्लम ऑफ दिस सिटी। स्ट्रेंज राइट? और हर साल मीडिया और गवर्नमेंट चिल्ला कर इन डिजास्टर्स को नेचुरल डिजास्टर्स का नाम दे देते हैं। ऐसा लगता है कि नेचर ने तो चेन्नई सिटी को शाप ही दे रखा है कि वो बाढ़ और पानी की भारी कमी से जूझती रहेगी, पर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। और ये वीडियो हमने इसी सच्चाई को सामने लाने के लिए बनाया है। पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें, बट उसके पहले आई हैव अ फेवर टू आस्क यू। 75% व्यूअर्स जो हमारे वीडियोस देखते हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। ये एकदम फ्री है और आपका सिर्फ 1 सेकेंड लगता है, बट इट विल हेल्प अस अ लॉट। थैंक यू। बैक टू द वीडियो। चेन्नई सिटी एक ऐसा शहर जिसके पास किसी भी डिजास्टर से डील करने के लिए कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे। ये शहर बे ऑफ बंगाल के कोस्ट लाइन पर बसे होने के कारण स्टॉर्म्स और साइक्लोन से भली भांति परिचित था। अब स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स तो अपने साथ हेवी रेनफॉल लेकर ही आते हैं, और इन रेनफॉल से डील करने के लिए नेचर ने चेन्नई को मार्शलैंड्स का वरदान दिया हुआ था। मार्शलैंड जमीन के वो टुकड़े होते हैं जो बेसिकली स्पंज की तरह काम करते हैं। हेवी रेनफॉल से जब नदियां और तालाब भर जाते हैं, पानी ओवरफ्लो होने लगता है, तब ये मार्शलैंड्स एक्सेस पानी को सोख लेते हैं, जिससे ये पानी बाकी शहर तक नहीं पहुंचता और बाढ़ जैसे हालात क्रिएट नहीं होते। इन मार्शलैंड्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जब नदियों और तालाबों में पानी कम होता है, तब ये धीरे धीरे करके अपने अंदर से स्टोर किया हुआ पानी रिलीज करते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ता है और नदियां और तालाब दोबारा रिप्लेनिश हो जाते हैं। तो ये मार्शलैंड्स बाढ़ और सूखा दोनों को ही अवॉइड करते थे। अब चेन्नई सिटी के लिए ये मार्शलैंड्स इसीलिए भी और ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि चेन्नई सिटी का एवरेज एलिवेशन सी लेवल से सिर्फ 6.5 मीटर्स पर है। इन मार्शलैंड्स के साथ साथ चेन्नई सिटी में 650 से ज़्यादा वाटर बॉडीज थी जो हाई टाइड या हेवी रेनफॉल जैसे सिचुएशन में अपने अंदर पानी स्टोर कर लेते थे, और इनमें ही स्टोर्ड पानी से बाकी समय चेन्नई सिटी की वाटर रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती थी। तो जब चेन्नई का नेचुरल मैनेजमेंट सिस्टम इतना काबिल और कारगर था, तो फिर प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू हुई? हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करें उसके पहले अगर आपको अभी तक ये वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रॉब्लम्स के बाद हम इसी वीडियो में सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को अपने सोशल्स पर शेयर करें एंड ऑल्सो टैग योर फेवरेट क्रिएटर्स एंड सेलिब्रिटीज सो दैट इवन दे गेट टू नो द रियल ट्रुथ, सो दैट कलेक्टिवली वी कैन ऑल सेव द सिटी ऑफ थलाइवा। चलिए अब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। प्रॉब्लम शुरू हुई जब हम इंसानों ने इन नेचुरल सिस्टम्स के साथ इंटरफेयर करना शुरू किया, और फिर देखते ही देखते प्रॉब्लम्स डिजास्टर्स में बदल गई। चेन्नई सिटी में जहां पहले मल्टीपल मार्शलैंड्स थे, वहां अब सिर्फ एक मार्शलैंड बचा है और वो भी बैरली सर्वाइव कर रहा है। पलईकरनी मार्शलैंड चेन्नई का सबसे बड़ा मार्शलैंड था जो 8000 हेक्टेयर के बड़े एरिया में फैला हुआ था, और अकेले ये मार्शलैंड ही चेन्नई सिटी में आए किसी भी तरीके के डिजास्टर से डील करने के लिए काफ़ी था। पर 1956 आते आते ये मार्शलैंड सिर्फ 5500 हेक्टेयर का ही बचा, और आज 2023 में सिर्फ 550 हेक्टेयर में सिमट के रह गया है, विच इज़ लेस देन इवन 10% of its original size. But why did it shrink? Well, because we humans are very greedy. इस मार्शलैंड का ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन 1806 में शुरू हुआ जब ब्रिटिशर्स ने बकिंघम कैनाल का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। ये 422 किलोमीटर बड़ी कैनाल गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंस्ट्रक्ट की गई थी। फिर मिड 1980s में चेन्नई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसी मार्शलैंड पर डंप यार्ड बना दिया, जहां पूरे चेन्नई सिटी के कचरे को डंप किया जाता था। 2002 में इस डंप यार्ड का साइज 56 हेक्टेयर था, जो 2007 तक ही 136 हेक्टेयर पहुंच गया, और आज तक ये डंप यार्ड साइज में कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है क्योंकि इस डंप यार्ड में रोज 4500 टन से ज़्यादा गार्बेज डंप किया जाता है। इसी के साथ इंडस्ट्रीज वेस्ट या सीवर वेस्ट भी इसी मार्शलैंड में डंप किया जाता है, जिससे हर तरीके के टॉक्सिक वेस्ट इस मार्शलैंड तक पहुंच जाते हैं।
अन्ना यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने जब हाल ही में मार्शलैंड की टेस्टिंग की तो उन्हें पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिन्स मिले। सिपकॉट ने जब पलाईकरनी के आसपास के एयर सैंपल को टेस्ट किया तो उन्हें इस एयर में 27 हाईली टॉक्सिक केमिकल्स मिले और इन 27 में से 3 केमिकल्स ऐसे थे जिनसे कैंसर हो सकता है। अब आप ही कमेंट्स में बताइए कि अगर हम नेचुरल डिजास्टर्स मैनेजमेंट सिस्टम को इस तरह एक्सप्लॉइट करेंगे तो फिर आए हुए डिजास्टर्स नेचुरल हैं या मैन मेड। अनफॉर्चुनेटली एक्सप्लॉयटेशन की कहानी अभी तो बस शुरू हुई है। इंसानों की लालच इतनी आसानी से कहाँ सेटिस्फाई होती है जनाब। अर्ली 2000 में जब चेन्नई में आईटी इंडस्ट्री का बूम आया तब पल्लीकरनी मार्शलैंड के ऊपर ही आईटी इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू किया गया। कमर्शियल बिल्डिंग्स, रोड्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जहाँ तक कि गवर्नमेंट की कई सारी बिल्डिंग्स भी यहीं बनाकर मार्शलैंड के ऊपर एक कॉन्क्रीट जंगल बना दिया गया। और डेवलपमेंट के नाम पर जो मार्शलैंड पूरे इकोसिस्टम को मैनेज करता था उसे बेस्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कहकर बेचा जाने लगा। बिल्डर से लेकर चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी तक सबको इस मार्शलैंड की इंपॉर्टेंस पता थी, पर प्लानिंग की कमी और शॉर्ट टर्म लालच ने उन्हें ये सोचने ही नहीं दिया कि वो कितने बड़े डिजास्टर को इनविटेशन दे रहे थे। प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट नहीं है। ये सच है कि इस सिटी ने कंट्री के ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान दिया है, पर अगर हम इकोनॉमी के चक्कर में इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को इग्नोर करते रहेंगे तो आने वाले डिजास्टर्स को आप और मैं नेचुरल डिजास्टर्स नहीं कह सकते। और आयरनी देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी भी इसी मार्शलैंड पर बना हुआ है। इन सारे मेगा कंस्ट्रक्शंस और गार्बेज डंप के कारण पूरा मार्शलैंड पूरी तरीके से क्लॉग हो गया है और यही हाल चेन्नई की रिवर्स और वाटर बॉडीज का भी है। कोम और अड्यार चेन्नई सिटी की सबसे बड़ी नदियां हैं और एक टाइम पर जिन नदियों में पानी बहा करता था वो सिर्फ आज एक बड़ा नाला बनकर रह गई हैं। ये नदियां भी सीवर वेस्ट, गार्बेज और सैंड सेटलमेंट के कारण ब्लॉक्ड हैं। इनमें रेन वाटर को रोकने की कैपेसिटी ही नहीं बची है। रेन वाटर को स्टोर करने के लिए 1980 में चेन्नई के पास 650 वाटर बॉडीज थी जो अब 200 से भी कम बची हैं और जो बची हैं उनका साइज भी काफ़ी श्रिंक हो चुका है। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग चेन्नई की 19 मेजर लेक्स 1100 हेक्टेयर में फैली हुई थी जो अब सिर्फ 600 हेक्टेयर में ही बची हैं, अगेन रिड्यूसिंग द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। Why you ask? Well, because of the real estate construction. 1974 से 2022 तक चेन्नई सिटी का एरिया 5 गुना बढ़ गया है और करेंटली चेन्नई की पॉपुलेशन 1.18 करोड़ है। अब इन सारे लोगों को रहने के लिए घर तो चाहिए, तो बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे चेन्नई में पॉन्ड्स और लेक्स को भर कर वहाँ पे घर बनाए गए। अगर आप चेन्नई सिटी से ज़रा भी फेमिलियर हैं तो आपने टी नगर के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये चेन्नई सिटी के सबसे पॉश एरियाज में से एक है। चेन्नई के सबसे बड़े लेक को भरकर इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। आपने अभी न्यूज़ में वेलाचेरी का नाम भी सुना होगा। ये एरिया चेन्नई में आई बाढ़ से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है और ये पूरा एरिया भी लेक के ऊपर ही बना है। वेलाचेरी लेक जो सिर्फ 2 डेकेड्स पहले 265 एकर्स की थी वो आज 55 एकर्स की बच गई है। चेन्नई सिटी में वाटर बॉडीज का गायब होना बहुत कॉमन है। ये सारे कंस्ट्रक्शंस इलीगल भी नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट खुद इन वाटर बॉडीज के एरियाज को हाउसिंग बोर्ड्स में बांट देती है। तो अब आप ही बताइए कि बारिश का पानी अगर जाए तो जाए कहाँ? हम ह्यूमंस ही नेचर की डिसरिस्पेक्ट करके और अनप्लान डेवलपमेंट करके डिजास्टर्स को क्रिएट करते हैं। अब जब वाटर बॉडीज़ के ऊपर ही रोड्स और बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन कर दिया गया तो पानी तो वाटर बॉडीज़ की तरफ ही आएगा ना। अब ऐसे सिचुएशंस में पानी को ड्रेन करने के लिए रोड के दोनों साइड स्टॉर्म वाटर ड्रेन का होना ज़रूरी है जो रोड के एलिवेशन के हिसाब से कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। पर चेन्नई सिटी में कंस्ट्रक्टेड इन ड्रेन्स में भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। कई जगह इन ड्रेन्स को रोड के एलिवेशन के हिसाब से कंस्ट्रक्ट ही नहीं किया गया। अगर कहीं रोड में ढलान है तो वैसी ही ढलान इन ड्रेन्स में भी होनी चाहिए ताकि पानी आसानी से फ्लो कर सके। इन ड्रेन्स का साफ और कनेक्टेड रहना भी बहुत ज़रूरी है, पर कई जगह या तो ये ड्रेन सुअर वेस्ट और गार्बेज के कारण ब्लॉक्ड हैं या फिर बीच में किसी कंस्ट्रक्शन के कारण एक दूसरे से जुड़ी ही नहीं है और इसी कारण वहाँ पानी रुक कर ओवरफ्लो होने लगता है। चेन्नई सिटी की मैक्सिमम ड्रेन्स आज की प्लानिंग और रेनफॉल के हिसाब से कंस्ट्रक्ट ही नहीं किए गए हैं। या तो वो ड्रेन्स ब्रिटिशर्स के टाइम के कंस्ट्रक्टेड हैं और या फिर चेन्नई के एवरेज रेनफॉल से भी कम कैपेसिटी के हिसाब से बनाए गए हैं। और इन सभी प्रॉब्लम्स के कारण चेन्नई सिटी के स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स भी हेवी रेनफॉल से डील करने में इनकेपेबल साबित हुए हैं। तो अब आप ही बताइए, क्या सच में चेन्नई फ्लड्स के लिए नेचर रिस्पॉन्सिबल है? होपफुली अभी चेन्नई सिटी में सब खत्म नहीं हुआ है। हम अभी भी इस ब्यूटीफुल सिटी को डूबने से बचा सकते हैं, पर इसके लिए बहुत सारा डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट चाहिए, ना सिर्फ गवर्नमेंट और सिटी अथॉरिटीज से बल्कि चेन्नई की आम जनता से भी। चेन्नई सिटी को बचाने के लिए पहला कदम होगा प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सुअर वेस्टेज एंड गार्बेज।
इस समय चेन्नई सिटी के पास क्लियरली इफेक्टिव वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम नहीं है, इसीलिए हर वाटर बॉडी वेस्ट और कचरे से भरी हुई है। पर अगर इंदौरी इस कचरे को सही तरह से डिस्पोज करना सीख सकते हैं, देन सो कैन चेन्नई वासीज। पर उसके लिए इसे चुनाव का मुद्दा बनाने की जगह लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना होगा। और क्या आप जानते हैं, इंदौर इस प्रॉपर्ली डिस्पोज कचरे से पैसे भी कमा रहा है। कैसे, हम आपको बहुत जल्द बताएंगे। दूसरा कदम है conservation and rejuvenation of remaining water bodies and construction of new water bodies। चेन्नई सिटी में हुए अनप्लान्ड रियल एस्टेट डेवलपमेंट का अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, पर हाँ, आगे से वाटर बॉडीज पर कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, इस बात को गवर्नमेंट और अथॉरिटीज को प्रायोरिटी बनाना होगा। अभी चेन्नई की रेनफॉल का 80% पानी ऐसे ही बहकर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि कंक्रीट जंगल होने के कारण इस पानी को रोकने के लिए कुछ है ही नहीं। और इसी कारण हर साल चेन्नई में बाढ़ भी आती है और एट द सेम टाइम पानी की स्कैरसिटी भी पैदा होती है। चेन्नई में रोज के पानी की डिमांड है 12,000 मिलियन लीटर्स और रोज की स्टोरेज कैपेसिटी है सिर्फ 600 मिलियन लीटर्स। 2030 तक 80% चेन्नई के पास पानी ही नहीं होगा। इसीलिए बची हुई वाटर बॉडीज और पलीकड़नई मार्शलैंड को संरक्षण और पुनर्जीवन की ज़रूरत है, और साथ ही नए वाटर बॉडीज को भी कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए ताकि रेन वाटर को स्टोर करने के लिए जगह मिल पाए। इससे बाढ़ की परेशानी के साथ साथ पानी की कमी की परेशानी भी सॉल्व हो जाएगी। प्रॉपर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स। अब क्योंकि अनप्लान कंस्ट्रक्शन हो ही चुका है, तो पानी अपनी जगह ढूंढकर वाटर बॉडीज के ऊपर बने रोड्स तक पहुंच ही जाएगा। पर अगर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का कंस्ट्रक्शन रोड के एलिवेशन और रेनफॉल कैपेसिटी के हिसाब से हुआ, तो इस पानी को ड्रेन के थ्रू रीडायरेक्ट करके स्टोर किया जा सकता है। ये तीनों सॉल्यूशंस इंटरलिंक्ड हैं और इसीलिए इन्हें साइमल्टेनियसली करने की ज़रूरत है। क्या ये करना आसान होगा? नहीं, पर आसान तो हर साल डिजास्टर को सहना भी नहीं है। इट्स ईदर दिस और सिंक। Our options are very clear, and I really hope this year Chennai chooses the former so that the future of this beautiful city can be spared from yet another tragedy। लास्ट वीडियो में हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी की असली सच्चाई को रिवील किया था। कैसे एक गैस लीक दुनिया का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर बना और उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल था, इसकी पूरी सच्चाई उस वीडियो में है। आई एम श्योर आपको वो वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। सो क्लिक हियर एंड आई विल मीट यू देयर इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। This is Rachna signing off.